आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आतंकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का एक्शन शुरू हो चुका है। कश्मीर में सेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाने का काम जारी है। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद किया गया। उधर पाकिस्तान में भारत के एक्शन प्लान से खलबली मची हुई है। आतंकियों के आका कहे जाने वाले हाफिज सईद, सैफुल्लाह और अजहर मसूद छिपने के लिए महफूज ठिकाने ढूंढ रहे हैं। हिंदुस्तान ने साफ इशारा दे दिया है कि अब बात नहीं बल्कि काम तमाम होगा, जिसकी जरूरत है भी। अब आतंकिस्तान को हिंदुस्तान का इंतकाम देखना होगा। अपनी इस खास पेशकश में बात होगी हिंदुस्तान के एक्शन की, कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की भी हम बात करेंगे। खौफ से थर थर कांपते आतंकियों का भी जिक्र होगा और पल पल अपनी तबाही को देखते हुए आतंकिस्तान के बारे में भी बताएंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ में जुड़े हैं। उससे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इसमें 5 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्टल, 8 मैगजीन पकड़ी गई हैं। 220 जिंदा राउंड भी यहां से बरामद हुए हैं। इसके अलावा 450 ग्राम RDX और बाकी सामान भी यहां से मिला है। यानी कि आतंकी साजिश को अंजाम देने की और एक बार फिर से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश थी। BSF और पुलिस ने ये संयुक्त ऑपरेशन पूरा किया है और ये बड़ी बरामदगी की है। तस्वीरें आप देखिए, ये हाईटेक हथियार हैं और ये गोलियां, ये कारतूस, ये हैंड ग्रेनेड, ये पिस्टल, जो इशारा कर रहा है कि किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम आतंकियों को देना था। सीमा से ये हथियारों का जखीरा मिलना इस बात के संकेत दे रहा है कि मुस्तैदी जो है, मुस्तैदी और ज्यादा बढ़नी चाहिए, चौकसी बढ़नी चाहिए। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये बड़ा ऑपरेशन जो कि कामयाब भी रहा। 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 220 जिंदा राउंड कारतूस पकड़े गए हैं और अब यहाँ बरामदगी के बाद अब BSF और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन की बात सामने आ रही है। बाकी और भी सामान यहाँ से मिला है और ध्यान से आप देखेंगे तो ये खेत का एरिया है। इस खेत जैसे एरिया से ही ये हथियारों का जखीरा मिला है, यानी कि यहीं पर ठिकाना बनाया गया था। 450 ग्राम RDX भी यहां से बरामद हुआ है। यानी आतंकी अब एक नई फिराक में थे, किसी और घटना को अंजाम देना था और उसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई थी। ये बड़ी बरामदगी हुई है। पुलिस और BSF के जवानों ने ये संयुक्त ऑपरेशन किया और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। बरामदगी तो हो गई, अब इसके तार भी खंगालने जरूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अब क्या है अगला कदम, यानी भारत सरकार अब किस तरीके से एक्शन मोड में आने वाली है और आ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये हुंकार है हिंदुस्तान की। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर को हिंदुस्तान ने यह संदेश दिया है कि आतंक का समूल नाश होगा। अब बात नहीं, एक्शन होगा, आक्रमण होगा और वो ऐसा आक्रमण होगा कि आतंकिस्तान थर थर कांपेगा। इधर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खिलाफ फाइनल वॉर का ऐलान किया। उधर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के पैरों तले जमीन कांपने लगी। हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैफुल्लाह जैसे आतंकी छिपने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले असीम मुनीर की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान पल पल कांप रहा है, आने वाले खतरे को भांप रहा है। हिंदुस्तान की गर्जना सुनकर थर्रा रहा है। PLA और TTP के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान पर अब तीसरा सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने खूनी खेल खेला, धर्म पूछकर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की,
उससे पूरे देश में आक्रोश है। हर हिंदुस्तानी की एक ही मांग है, बदला। इधर एक्शन शुरू हो गया है। कश्मीर में आतंकियों का खात्मा शुरू हो गया है। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घर तोड़ दिए गए हैं। सेना का एक्शन लगातार जारी है। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार खौफ में बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं। वो पहलगाम के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताने लगे। ये हमने ये नहीं कहा, वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ निशान इशारा करते हैं। भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। आतंकियों के खात्मे के लिए बिना रुके, बिना थके लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर आतंकियों के बीच भारतीय सेना की गर्जना से खलबली मची हुई है। इंडिया न्यूज भी आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा है। ऑपरेशनल विंग होती है वो इस समय इन घने जंगलों में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए यहाँ पर सेना के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है खास। और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल जो इस समय ग्राउंड पर है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय बैसरा के इस फॉरेस्ट एरिया में जहां पर आतंकी घटना जो है घटी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए कॉम्बिंग ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जा रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर आज दोपहर को आए थे और उन्होंने भी इस तमाम तरवाकी का संज्ञान लिया और आतंक के खिलाफ जिस हिसाब से प्रचंड प्रहार करना है वो सब देखते हुए जो है एक रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन। आतंकी कहीं बचकर नहीं निकलना पाए उनके लिए जो है अब एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ये एक्शन साफ तौर पर बताता है कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। बार बार नापाक साजिशें रचने वाला पाकिस्तान अब भारत का इंतकाम देखेगा। ऐसा इंतकाम जिसकी आग में आतंकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। सुन ले पाकिस्तान, अब देखो हिंदुस्तान का इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंतकाम की मांग पूरे देश भर में हो रही है। इसको लेकर बात हम करेंगे जो मौजूदा हालात हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड एमजे ऑगस्टीन विनोद मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर थोड़ी देर में मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। आफ्ताब मुंगेरी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ में है। प्रदीप कपूर मेरे साथ में पूर्व राजनयिक के तौर पर जुड़े हैं। राजा मुनीब पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर से जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले ऑगस्टीन विनोद जी, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा उरी अटैक और उसके बाद का सर्जिकल स्ट्राइक, हमने देखा पुलवामा अटैक और उसके बाद का एयर स्ट्राइक। अब पुलवामा में जो कुछ हुआ ये बड़ा झकझोर देने वाला है। हुआ पहलगाम में है लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे थे और जब वो लौटे हैं ना तो मातम पसर गया है पूरे देश में। और अब मांग हो रही है रिटेलिएट करने की, बदला लेने की। ये कब और कैसे और कितना इंतजार अभी और कितने सबूत अभी पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के? सीधे तौर पर तो मालूम हो रहा है वहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर इन्हें कहना चाहिए। कितना शर्मनाक है ये? बिल्कुल। और देखिए, आप कोई भी पहली बात मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा और मैं जानता हूं इंडिया न्यूज अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में भी लोग जन देखते हैं तो उनके कंजम्पशन के लिए बताना चाहूंगा कि मैं जब एयर स्ट्राइक हुआ, हमारा बालाकोट एयर स्ट्राइक, मैं था डायरेक्टर एयर डिफेंस, मिराज 2000 मेरे अंडर में था। तो ये मैं बात साफ कर दूं तो मैं जो भी कहूंगा जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन की कहूंगा और दूसरी बात बिल्कुल डंके की चोट पे कहूंगा और किसी से कोई चीज मैं या मैं मिन्स करता हूँ, छुपाता हूँ या किसी चीज पे मैं लिपापोती करता हूँ या शुगर कोट करता हूँ। हाँ। अगर किसी को इस बात से दर्द हो तो हो। ये इसका एक बेसिस लगा करके रचना जी मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि तीन चीजें बड़ी साफ हैं। सबसे पहली बात, ये लॉजिकली मैं बात करना चाहता हूँ और हमें दर्शकों को भी समझाना है ये बात।
सबसे पहली बात, आपकी डिनायबिलिटी, जो लोग आकर के अभी डिनाई करेंगे या कर रहे हैं, आपकी डिनायबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेटा के बने हुए हथगोले, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के बने हुए गोलियां, बंदूक, दवाइयां, अगर आतंकवादी या फिर किसी शख्स के ऊपर पाया जाता है और वो आकर के यहाँ हमला करता है और आप ये कहेंगे कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, हमारे देखने वाले दर्शक भी इतने बेवकूफ नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आप इतना बड़ा ट्रेनिंग देंगे, उनको अंदर पुश करेंगे, वेपन्स देंगे और डिनाबिलिटी का भी उम्मीद रखेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज, इसका बहुत बड़ा हाथ है और सारा कुछ इन्हीं का किया हुआ है। तो यहाँ इस बात से एक धागा ये निकल करके आता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला कि इसके जड़ तक जम जाएंगे और यहाँ से जहां से शुरू हुआ है उनको भी हम मारेंगे इस बार। ये जो बात है, पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री को मैंने कहते हुए नहीं देखा है। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं, पहली बात बिल्कुल ही नाप तोल कर कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये समझ लें कि इस बार ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद या आतंकवादियों की गतिविधियां या उनके लॉन्च पैड या उनकी ट्रेनिंग सेंटर तक सीमित नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि हमने नाग के फन की तरफ हमने ज्यादा ध्यान दिया अभी तक। अभी पूरे जो सपेरे हैं, हाँ, उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि जो आतंक, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उनके शब्द साफ थे कि आतंक की जो बची कुची जमीन है इसे खत्म कर देंगे, आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। यानी आप ये इशारा दे रहे हैं कि अब सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉर्डर एरियाज, बल्कि उससे आगे जाकर आतंक का खात्मा करना जरूरी, और आतंक को इंस्ट्रक्शंस देने वाले जो आका बैठे हैं उनकी तरफ भी अब कार्रवाई की बारी है। क्योंकि पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में न सिर्फ इस हमले की निंदा की है, बल्कि इंडिकेशंस भी दे दिए कि कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और आपने बिल्कुल अच्छा हुआ कि बताया हमारे दर्शकों को और बाकी मेहमानों को भी कि आप बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मौजूद रहे थे। उस एयर स्ट्राइक में आपने बड़ी भूमिका निभाई थी और हमने 40 जवानों की शहादत का बदला उधर 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करके किया था। यानी भारत जब तक छेड़ते नहीं तब तक शांत है, लेकिन छेड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। यहां मेरे साथ में राजा मुनीब जी हैं। राजा मुनीब जी, जम्मू कश्मीर में अमन चैन सुकून था, पाकिस्तान उन चीजों को देख रहा था, इधर जम्मू कश्मीर उधर पीओके, जमीन आसमान का अंतर। यहां लगातार विकास और वहां लगातार लोग सड़कों पर आए, अपनी हुकूमत के खिलाफ लोग सड़कों पर आकर आजादी की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान को यही चीजें तो नागवार गुजरी ना, जिसके बाद वहां चोट की जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। अब हिसाब की बारी, बिल्कुल हिसाब की बारी, क्योंकि अगर आप देखेंगे पीओजेके में अब जो लोग हैं वहां पर ये भी बोलना शुरू हो गए थे कि हम जो हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और लश्कर तैयबा के लिए अपने लड़कों को नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ गलत है और हम नहीं चाहते कि हम इस एक टेरर नेटवर्क जो पाकिस्तान चला रहा है पीओजेके से, उसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान को तो वैसे भी करारी हार मिली है, इनके सेपरेटिस्ट नेटवर्क डाउन है। आज की डेट में पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता। कश्मीर में पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट हड़ताल हुई है, पूरा एक शटडाउन हुआ है। तो कश्मीरियों ने पूरा अपना सपोर्ट जो है पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया है और ये जो सेंटीमेंट है ये कश्मीर में बड़ा हाई है। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान को जो है बड़ी तकलीफ हुई है और पाकिस्तान ने आतंकी हमला जो है फिर से एक बार कश्मीर में पहलगाम में किया है। अब जिस तरीके से हमला हुआ है ना, हमले के इंतकाम की भी बारी है और जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स हैं, कार्रवाई शुरू हो भी गई है। आदल जो कि ओवरग्राउंड वर्कर था, न सिर्फ उसके भाई को पकड़ा गया, उसे पकड़ा गया, बल्कि घर को भी नस्तनाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और ऐसा एग्जाम्पल अब आगे भी देने की बारी है ताकि आगे से कोई भी आतंकियों का सपोर्ट ना करे। अच्छा, आफ्ताब मुगेरी जी, सफाई करनी तो शुरू हो गई है, मुझे 30 सेकंड दीजिए। मगर सफाई जो होगी वो कश्मीर से शुरू होगी, मगर पाकिस्तान में खत्म होगी। हाँ। जो आतंकी नेटवर्क्स हैं इनके, और जो खाली आतंकी नेटवर्क्स नहीं, जो इनका मिलिट्री टेरर नेक्सस है पाकिस्तान का, उसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। और इस बारी जो है हम अच्छी तरह से उसको डिसमेंटल करेंगे ताकि पाकिस्तान को याद रहे
कि आज की डेट में आतंकी हमलों से हाँ। उसकी घर की दाल जो है वो नहीं गलने बिल्कुल वाली। ठीक आप कह रहे हैं। उससे देश के उसका अलग ही अलग जो है हिस्सों में हल जो होगा। आम लोग हैं ना, आम लोग वो सड़कों पर आ गए हैं, और खास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते हैं वो बड़ा भड़क रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा धर्म खराब कर रहे हैं, हमारा नाम खराब कर रहे हैं। वहां पर धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली मार दी गई। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं कहता। अब लोग कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि हमारे हाथों में दीजिए आप बंदूकें, हम सर कलम कर देंगे आतंकियों का, और हम खात्मा करना चाहते हैं, हमें आप बॉर्डर पर भेज दीजिए। सोचिए कि सेना का खून कितना ज्यादा इस वक्त उबल रहा होगा इस इंतकाम के लिए। आफ्ताब मुगेरी जी, अगर पाकिस्तान की हुकूमत पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? बतौर पत्रकार मैं आपको सुनना चाहूंगी। साथ ही साथ आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, तमाम राष्ट्र प्रमुखों के मैसेज आए, कॉल आए, उन्होंने कोई निंदा तक नहीं की इस हमले की। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया, वो खुद ये कह रहे हैं, इज्जत उतरवाली शहबाज शरीफ ने। कम से कम आप निंदा तो करते, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपने मैसेज साफ कर दिया कि ये पूरी प्लानिंग पाकिस्तान से हुई। हाफिज सईद, सैफुल्लाह मुख्य मास्टरमाइंड रहे, क्यों ना अब बड़ा कदम उठाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, जैसी मांग उठ रही है देश भर में। क्या गलत है हम? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। तमुल से सुनिएगा, मैंने तमाम लोगों की बात सुनी है। अगर बात सुनेंगे तो इस प्रोग्राम में होने का फायदा भी होगा, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। सबसे पहले ये कान में जो रुई डाल के और कान बंद करके और अपनी बात बताते हैं कि जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान ने इस पे जो है अफसोस का इजहार नहीं किया, तो वो कानों से कपास, वो रुई जो कानों में चीजें डालकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा सुना ना आपने? उन्होंने कहा फ्रीडम फाइटर है वो, पाकिस्तान ने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कहते हैं आपके उप प्रधानमंत्री। आप सुने तो सही, आप भी अपने कान से कपास निकालिए ना। आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं आतंकियों को। बात सुने पहले। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं पश्चिमी देशों के कहने पर। रुई डालकर, और एक चीज बात आएंगी कि पाकिस्तान ने नहीं किया, तो पाकिस्तान ने किया है। वो क्यों नहीं दिखाते? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के दिफाई वजीर ने, पाकिस्तान, मैं प्राइम मिनिस्टर शो करता हूं, सबने हमने चला के क्लिप दिखाई कि हम पाकिस्तान की इन दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि ये आतंकवादी थे। अगर किसी भी मासूम 10 लाख फौज फ्रीडम फाइटर किसने कहा ये तो बताइए ना। अभी चली थी ना भाई, अभी देखा था ना पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? वो बोल रहे थे फ्रीडम फाइटर। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब जानते हैं आप? स्वतंत्रता सेनानी का मतलब जानते हैं आप? स्वतंत्रता के लिए अपनी जान देने वाले होते हैं वो। अगर बिहार में इलेक्शन है, मुझे इसका जवाब देने दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। आपने जो है 26 बंदे जो है उस पे जो है आपने बलि चढ़ा दिए। बकवास बंद कीजिए आप अपनी। आपके यहाँ होता होगा ये, आपके यहाँ होता है ये। पाकिस्तानी सैनिक भी मारे जाते हैं ना, तो आपकी हुकूमत उसे कबूल नहीं करती है, मानती नहीं है। जाइए, ये इलॉजिकल बातें मत कीजिए आप, इलॉजिकल बातें मत कीजिए। चुनाव से जोड़ेंगे आप इस हमले को? आपके यहाँ ऐसा होता होगा, आप सिंपैथी बटोरते होंगे इस तरह के हमले करवाकर। रहने दीजिए, इलॉजिकल बात करेंगे तो नहीं सुनूंगी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा या नहीं कहा फ्रीडम फाइटर? जवाब दीजिए, हाँ या ना। फ्रीडम फाइटर कहा या नहीं कहा आतंकियों को? 10 लाख फौज क्या भंग पी के सोई हुई थी? 10 लाख फौज है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये हम हैं, ये हमारी इंसानियत है। आपके यहाँ बम धमाके होते हैं ना, तो हमारा कलेजा पसीजता है। आपके यहाँ लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं ना, तो हम कहते हैं गलत हुआ। आप में इतनी कुव्वत ही नहीं है, आप में इतना दम ही नहीं है कि आप बोल सके, आप में इतना दम ही नहीं है कि आप आतंक के खिलाफ बोल सके। अरे दम रखकर बोलिए ना। पाकिस्तान में बैठे क्रिकेटर बोल रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं इसकी निंदा कर सकते? आप क्यों नहीं कह सकते? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर है आतंकी। फ्रीडम फाइटर ये करते हैं, धर्म पूछकर गोली मार देते हैं, बेगुनाह निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर ऐसे नहीं होते, हमने देखे हैं फ्रीडम फाइटर कैसे होते हैं, उनकी कहानी किससे आज स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। 26 लोगों की आपने फ्रीडम फाइटर सिर्फ चुनाव के लिए। आपके यहाँ होता होगा, आपके यहाँ ऐसा होता होगा, आफ्ताब मुंगेरी, आपके यहाँ ऐसा होता होगा जहाँ बेगुनाह लोगों को आप बलि चढ़ा देते होंगे चुनाव जीतने के लिए। और हुआ भी तो था, हुआ भी तो था। आम चुनावों में हुआ नहीं क्या? ये दहशतगर्दी मची नहीं क्या आपकी सड़कों पर? रहने दीजिए, रहने दीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं ये? क्यों कह रहे हैं रक्षा मंत्री कि 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं? अमेरिका के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर आप दूसरे देशों पर मर देंगे ये बातें। 30 साल से आप आतंक पाल रहे हैं, ये खुद आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं। इन बातों को भी गौर कीजिएगा। आप बतौर पत्रकार यहाँ बातें रख देंगे, लेकिन उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने क्या कहा ये छिप नहीं पाएगा। हाफिज सईद और सैफुल्लाह इस हमले के मास्टरमाइंड थे, ये छिप नहीं पाएगा। आसिम मुनीर तो खुद बंकर में बैठ गए, वो तो खुद बंकर में बैठ गए ना, वहीं से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आर्मी चीफ पहुंचे हैं पहलगाम, एक तरफा बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं इलॉजिकल बात सुनूंगी ही नहीं। आपके यहाँ ऐसा होता होगा,
कहते हैं आप 26 लोग इसके मारे गए फाइल चेक चुनाव को करें। देखते हुए। अरे ना जाइए, सुने, इतनी लॉजिकल बातें नहीं सुनती मैं। राजा मुनीब जवाब दीजिए। इसको 2 मिनट म्यूट कीजिए। राजा मुनीब जी, तीनों हमलों में एक ही मैम इसको म्यूट कीजिए 2 मिनट, मेरे को इसको कुछ बोलना है। एक आफ्ताब मिनट मुंगेरी की कीजिए। आवाज नीचे कीजिए। इतनी लॉजिकल बातें इसकी आवाज पच को- नहीं रही है किसी को भी। इतना टाइम एक पाकिस्तानी ISPR के हैंडल चुप करके करेंगे तो मुझे आप बोलिए मुनीब जी, म्यूट में। अनम्यूट यहाँ से कीजिए सुन खुद को आफ्ताब मुनीब मुंगेरी, जी। चुप करके सुन। मैं अनम्यूटेड हूं मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर बोलता है कि तुम लोग ये काम 30 साल से करते आ रहे हो। तुम लश्कर तोयबा के चीफ को रेंजर्स देते हो जो उसको एस्कॉर्ट देते हैं पाकिस्तान में। और यहाँ इंडिया में तुम कोई गिनने नहीं आए। 10 लाख लोग, तुम 10 लाख फौज है। इंडिया की पूरी आर्मी 1.2 मिलियन है, 10 लाख कश्मीर में नहीं है। इसलिए ये फेक नंबर अपने पास रखो। जो फेक पढ़ाई करके आते हो उसको अपने पास रखो और बकवास मत करो कि इलेक्शन की बात है। तुम लोगों को आदत हो गई, अभी तुमको जब जूता पड़ेगा ना यहाँ से, तब तुम लोग देखेंगे तुम लोग क्या करोगे। तुम ही आओगे। तुमको भी पड़ेगा। म्यूटेड रहे और चुप करके बैठ। तो आवाज ऑन म्यूटेड करवाओ। रहे और मुंह बंद रख। आवाज ऑन करवाओ, मुंह बंद आगे रख। खुलवाओ। आफ्ताब मुंगेरी, फिर मैं मुंह तुम्हें बंद जवाब रखो। देता हूं तो जूता तुम्हारे मुंह पे कैसे सम्मान पड़ेगा? देंगे तो सम्मान तुमको मिलेगा तो- भी। तुमको तो टीवी सम्मान देंगे तो तुमको सम्मान अभी मिलेगा भी टीवी आपका। मुंह में तुमसे पड़ेगा। अभी तुम जो है तुमसे अभी गद्दार टीवी हो, और तुम्हें भी DLL जूता मुंह में लड़ेगी। पड़ेगा। को जरा- कश्मीरियों के वो तो खूनी जो है देखते ना, हैं। तुम जैसे एजेंट है। अब तो जूते नहीं, अब तो बम खाने का काम कर दिया है। मैं कश्मीरी अब हूं, तो तो आतंकियों ने एजेंट बम है, खाने का काम कर एजेंट दिया है और है, आतंक पड़ता है पाकिस्तान की जमीन पर। इसीलिए अब नौबत तो पाकिस्तान की भी ऐसी आने वाली है। हूं। कश्मीरियों की जो और है एक गांव से बोलता हूं, भारतीय कश्मीरी हूं। उनके दुपट्टे तुमने उतार के लूटी है तुम्हें जितने शर्म आनी तुम्हारे चाहिए। जितने तुमने तुम्हें जितने शर्म आनी टेनिस चाहिए, तुमने डूब भेजे मरना गिलानी चाहिए में बंद करवाया ना। तुम्हें जो है गिलानी में कश्मीरी बोला था ना कहलाना भी शर्म यहाँ आनी किसको चाहिए। डूब मरना चाहिए, किसे शर्म करनी चाहिए, ये पूरी आवाम देख रही है। और सबसे बड़ी बात ये ना, हिंदुस्तान की आवाम भी देख रही है, पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है। पाकिस्तान में जो आम लोग हैं ना, आम लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत पर शर्म आती है हमें। वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री निंदा तक नहीं कर सके इस आतंकी घटना के पीछे अगर पाकिस्तान का हाथ है, तो उन्हें नौबत ये आ रही है कि पाकिस्तान पर अगर हिंदुस्तान हमला करेगा तो हम कहां जाएंगे। ये आम लोगों का खौफ है। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को भारत ने निशाने पर ले लिया है। ये खौफ है और ये खौफ होना भी चाहिए। अगस्ती विनोद जी, ठीक है, हाँ 1997 में सही रहने दीजिए मुंगेरी साहब। ये मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब ना आप अपने ख्यालों में ही रखिए। और पाकिस्तान में होता होगा ऐसा, पाकिस्तान में लोगों को मरने देते हैं, पाकिस्तान में लोगों को मरने के लिए झोंक देते हैं। बलूचिस्तान देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा देखिए ना, आए दिन ब्लास्ट होते हैं, लोगों की जान जाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों की जान नहीं ली जाती। और जो आतंकी इसके पीछे हैं वो कहीं भी छुप जाए, ढूंढकर मारे जाएंगे। पहले भी मारे हैं, अब भी मरेंगे। पहले भी मारे हैं, अब भी मरेंगे। और कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और जैसा मोदी ने कहा ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, तो मिलेगी अब सजा, मिलेगी अब सजा। आपके रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं 30 साल से आतंक पाला है आपने। आज देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। आज देखिए आफ्ताब, देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान ने आतंक बोया, पाकिस्तान ने आतंक पाला और वही आतंक पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं आपके यहाँ, ये खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर है, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड कहता है। आप चले पाकिस्तान की हिंदुस्तान से यहाँ बराबरी कर ले। अरे जाइए, अरे जाइए, बहुत देखे, बहुत आते हैं पाकिस्तान से गेस्ट। ऐसी बातें कहेंगे ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। असलियत बताएगा। ऐसी बात कहेंगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। असलियत दिखाएं तो आपको ये एतबार करना चाहिए आपको कि आपके हुकूमत में बैठे हुए कैसे लोग हैं जो दगा करते हैं अपने ही आम लोगों के साथ में, जो दगा कर रहे हैं उनकी जान के खिलाफ। रहने दीजिए, रहने दीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, आप हसीन सपने देखिए। पाकिस्तान से जब पत्रकार बैठते हैं ना, राजा मुनीब जी, जहां हिंदुस्तान में पत्रकारों को यहाँ आजादी है ना बोलने की, पाकिस्तान में नहीं है। देखिए ना, आफ्ताब मुंगेरी की बातें सुनिए ना, वहां नहीं है इजाजत कि कोई कुछ भी बोल दे, रातों रात उठ ना जाए कहीं। आफ्ताब मुंगेरी को रातों रात गायब न कर दिया जाए कहीं, इसीलिए नहीं बोलेंगे, हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। आजादी नहीं है यहाँ, हिंदुस्तान की तरह आजाद मुल्क नहीं है, आजादी नहीं है पत्रकारों को बोलने की। ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया। देखिए ना, जम्मू कश्मीर में बैठे हैं ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजा मुनीब अपनी बात कह रहे हैं, बिना किसी खौफ के कह रहे हैं। पाकिस्तान में आजादी नहीं है, पाकिस्तान में आजादी नहीं है, पाकिस्तान में तो 2 वक्त की रोटी नहीं है भाई।
रहने दीजिए। बाकी और बहन की इज्जत जो तुम्हारी माँ बहनों को लूटती है इससे, वो तुम्हारी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, वो तुम्हारे पॉलिटिशियन, वो तुम्हारे पॉलिटिशियन आर्मी करती है पाकिस्तान में। मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, तुझे क्या ठीक है, है? थोड़े और इलॉजिकल रीजन ढूंढ कर रखिए, थोड़े और इलॉजिकल रीजन ढूंढ कर रखिए। मुंगेरी साहब दोबारा लौटूंगी। पुलवामा में सेना का ऑपरेशन हो गया है तेज। पुलवामा में डोर टू डोर अब सर्च ऑपरेशन जारी है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स तक पहुंचना चाहती थी सेना और जांच एजेंसियां, अब उसी को लेकर ये ऑपरेशन तेज हो गया है। पुलवामा में सेना का ऑपरेशन तेज हुआ है। पुलवामा में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है। घर घर आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को देखते हुए कॉर्डन ऑफ किया है, यानी आतंकियों को देखते हुए डोर टू डोर न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। देखिए किसी घर की ये तस्वीर है और यहाँ जो सेना के जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, अब वो घर घर पहुंच रही हैं आतंकियों की तलाश के लिए। इससे पहले हमने आपको बताया था ना, आदिल जो कि ओवरग्राउंड वर्कर था, उसके घर पर न सिर्फ सेना के जवान पहुंचे बल्कि उसके भाइयों को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। घर को भी नस्तानाबूद कर दिया गया है क्योंकि वो आतंक का अड्डा था। अब ऐसे घर घर जा रहे हैं सेना के जवान और वहां तलाशी अभियान चल रहा है। वहां ये देखा जा रहा है कि कहीं किसी आतंकी को पनाह तो नहीं दी हुई है। और इस तरह के ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी होते भी हैं क्योंकि लोकल सपोर्ट ना हो तो ये आतंकी यहाँ रह नहीं सकते, टिक नहीं सकते, भाग नहीं सकते। और ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी ढूंढना यानी कि जड़ों को काटना आतंकी जरूरी है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर घर के अंदर ये सर्च ऑपरेशन और ये डोर टू डोर हो रहा है, यानी कि किसी घर को नहीं छोड़ा जा रहा। जहां शक है, जहां ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं आतंकी, वहीं पर पहुंच रहे हैं और फिर उसके बाद में सर्च ऑपरेशन के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं इन घरों में आतंकी पनाह तो नहीं लेकर बैठे हैं। मेरे साथ में प्रदीप कपूर जी भी है जो कि पूर्व राजनयिक हैं, क्योंकि हमने देखा है कई कूटनीतिक फैसले भी यहाँ भारत की तरफ से लिए गए हैं। प्रदीप जी, इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? और अभी जो ग्राउंड पर ऑपरेशन है और जिस स्पीड से चल रहे हैं, एक ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा भी गया है और अब अगली तैयारी पाकिस्तान की तरफ निशाने की, इसे कैसे देख रहे हैं आप? प्रदीप जी, अच्छा प्रदीप जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। उनसे भी हम बात करेंगे। अनुज माथुर सर, जैसे ही मेरे साथ में कनेक्ट हो मुझे बताइएगा, तब तक तस्वीरें हम दिखाते हैं। अनुज माथुर सर, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने आम लोगों का सीना तो छलनी किया ही है, साथ ही साथ रिटेलिएट करने की मांग। लेकिन आप तो चूंकि फौज में रहे हैं, आपका खून तो ज्यादा उबल रहा होगा। किस तरह के एक्शन की जरूरत है अब? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जो आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है। देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके दो मिनिस्टर्स, करंट मिनिस्टर्स, इस बात को पिछले 24 घंटे में दो लोगों ने माना है। इस बात को एक व्यक्ति कह रहे हैं कि वो पिछले 30 साल से आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं, और एक ने कहा है कि ये जो पहलगाम में हुआ है वो वहां के उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स ने किया। आप देखिए आज की परिस्थिति में आपको एक बात रचना बताना चाहता हूं बिल्कुल क्लियरली। वो बात ये है कि दो चीजें होती हैं। पाकिस्तान ने 4 बार प्रयास कर लिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत के साथ, वो कहीं टिकता नहीं है और उस समय नहीं टिक रहा था। आज भारत की सेनाएं क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली कहीं ज्यादा पहले से बेहतर हैं और पाकिस्तान को इस बात का पूरा यकीन है और गुमान है कि पाकिस्तान की सेनाओं के बस की बात नहीं है इंडियन आर्मी से आज की तारीख में लड़ पाना। पहली बात तो इस वजह से उन्होंने ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन अडॉप्ट किया हुआ था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और इस बात को उन्होंने सीक्रेट नहीं रखा। उनके जुल्फिकार अली जी ने जाकर के यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेयर किया था कि हम विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये जिस देश की पॉलिसी टेररिज्म के ऊपर आधारित है, वो देश टेरर स्टेट क्यों नहीं है, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में वो एक्सपोज्ड हैं। उनके खुद के मंत्री लोग इस बात को एक बार नहीं बार बार एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो टेररिज्म में लिप्त हैं और वो पिछले 3 दशकों से टेररिज्म को, चाहे वो इसको डर्टी वर्क बोल रहे हो, लेकिन वो पिछले 3 दशकों से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बड़ा मेरे ख्याल से एडमिशन कुछ हो नहीं सकता। लेकिन माथुर सर, चालाकी ये कि ये भी मान लिया, चालाकी ये भी मान लिया कि पश्चिमी देशों के कहने पर हमने ये किया, और चालाकी ये भी कह दिया कि लश्कर का ठिकाना यहाँ नहीं है। यानी कि वो जानता है, पाकिस्तान जानता है कि भारत जब जवाब देगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा। चालाकी से ये भी कह दिया कि पश्चिमी देशों के कहने पर हम आतंक पाल रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं 30 साल से, 3 दशक से, लेकिन लश्कर का ठिकाना यहाँ नहीं है।
देखिए देखिए रचना, लश्कर का ठिकाना कहाँ है ये सबको मालूम है, लश्कर का जन्मदाता कौन है ये सबको मालूम है, और लश्कर का जन्मदाता आज की तारीख में कहाँ है ये सबको मालूम है। वो मौलाना आसिफ मुनीर के साथ एक बंकर में हाफिज सईद साहब भी बैठे हैं, ये बात उनको पता होनी चाहिए। जो कसूरी जी ने जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम कश्मीर में शांति को नहीं रहने देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनकी मदद करेंगे। स्टेटमेंट वाज ये हम We will not let peace prevail in कश्मीर। और 6 दिन बाद ही तो हो गया, 6 दिन बाद ही तो हमला हो गया, 6 दिन बाद हमला हो गया। आसिम मुनीर को अब मौलाना मुनीर यूं ही नहीं कहा जा रहा। आसिम मुनीर जिन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम का फर्क क्या है, क्यों हिंदू हमसे अलग है, और उसके 6 दिन बाद ये हमला हो जाए, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हाफिज सईद के सीधे सीधे तार जुड़े, सैफुल्लाह के सीधे सीधे तार जुड़े, प्रदीप कपूर जी और कितने सबूत चाहिए? अब क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त नहीं आ गया है? किसी सबूत की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, जो पाकिस्तानी मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं वो भी इस बात को जानते हैं। हाँ, और मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि चार बार उन्होंने प्रयास कर लिया, वो नहीं कर पाए। अब उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि एक और कन्वेंशन। प्रदीप जी बोलेंगे, प्रदीप जी, वॉर होगी। प्रदीप जी, और कितने सबूतों की जरूरत है, और क्या आप सही वक्त का इंतजार हम कर रहे हैं, कब लेंगे बदला? ऐसा जो देश है जो टेररिज्म को इतना सपोर्ट करता है और जो एपी सेंटर है टेररिज्म का दुनिया में, और जिसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल 100% सहमति में हूँ, क्योंकि अभी समय आ गया है उसका सर्वनाश करने का जो आतंकी को सपोर्ट करता है। क्योंकि आतंकवाद तो सपोर्ट करने से होता है, तो उसका सबूत भी बहुत है, उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, फॉरेंसिक्स हो चुके हैं, सबूत सबके पास है। अब एक तो भारत को यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान को फिर से टेररिस्ट स्टेट की कैटेगरी में डालना बहुत जरूरी है। फिर IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने जब लास्ट टाइम लोन अप्रूव किया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से दूर हटेगा, वो दूर नहीं हटा, उल्टा और भी ज्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो IMF की सारी फंडिंग को रोकने का डिमांड अब करना बहुत जरूरी है। तीसरा, जो वर्ल्ड बैंक के सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर रुकवाने बहुत जरूरी है। हाँ। चौथा, जो ADB वगैरह है, सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कॉमनवेल्थ है, उसमें से सबको पाकिस्तान को बाहर निकालना बहुत जरूरी है इस समय पे। और फिर अभी US में जो हालात बने हुए हैं नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आतंकवाद के खिलाफ जो इनका माहौल है, और जो यहाँ पे सारे लीडरशिप है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, जो NSA हैं माइक वॉल्ट्स, वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, जो FBI डायरेक्टर हैं कश्यप पटेल, वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, जो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो ऐसे US के साथ मिलके बहुत ठोस स्टेप्स लेने होंगे भारत को, और भारत को अपना एक बात जो और बताइए, आपने चूंकि वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया, वर्ल्ड बैंक की जो ताजा रिपोर्ट है वो बता रही है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अभी ताजा रिपोर्ट बताई है 4700 सऊदी अरब से भिखारी वापस लौटाए गए हैं, और वो कह रहे हैं 2 करोड़ 20 लाख हैं पाकिस्तान में भिखारी। मतलब पाकिस्तान की ऐसी हालत है, भुखमरी, महंगाई, इसकी अलग अलग रिपोर्ट तो अलग अलग टाइम पर हम चलाते ही हैं। ऐसा है कि ये जो 5 फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, कैसे असर डालेंगे पाकिस्तान पर? पाकिस्तान का जो इंटरनल हालात है वो तो बहुत ही नाजुक है, एकदम फेल स्टेट होने वाला है या हो गया है। उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट जो मिल रही है इन्हीं एजेंसी से मिल रही है, IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, और चाइना से। तो वो चाइना को भी भारत को बात करनी पड़ेगी चाइना से कि आप किस देश को सपोर्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इंडिया के साथ आपने अपने रिलेशंस बढ़ाने हैं, अपना बिजनेस करना है, तो पहली बात है कि आप ये सपोर्ट एकदम जीरो कर दीजिए, फिर हम आपको इंडिया में कुछ भी बिजनेस करने देंगे। तो ऐसे ठोस स्टेप्स लेना अब बहुत जरूरी हो गया है। हाँ। क्योंकि इनको बात करने से तो कुछ फायदा है नहीं, वो तो देख लिया हमने। बिल्कुल, तो अब हमें भी चोट वहां करनी होगी जिससे पाकिस्तान को भी सबक सीखे पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भी उस नुकसान का एहसास हो, और साथ ही साथ इंतकाम, जो इंतकाम की आग सुलग रही है, हिंदुस्तान के लोगों के दिल में धड़क रही है, वो तो जरूर है। हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए। रत्ना जी, आप एक ये बात भी कर रहे थे ना, जो कि वहां पर हालात इतने खराब है। हाँ। तो अगर इंटरनली देखें, हाँ, इकोनॉमिक हालात तो बहुत खराब है ही है,
वो चाय भी अभी इंपोर्ट करने से रोक रहे हैं। तो अगर चाय भी पीने को उनको मुश्किल हो जाएगा और खाना तो वैसे इंडिया से अब तो भी काफी प्रदीप ज्यादा सर पानी भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो तो सिंधु जल पानी तो समझौता मुश्किल रुका हो ही है, जाएगा अब तो पानी के कुछ भी दिनों लाले में। पड़ने वाले हैं और बड़ी चोट ये पाकिस्तान पर है, जो कि होनी भी चाहिए तो थी, क्योंकि पाकिस्तान ने उसमें भी बीज क्या ऐसे होगा, बोए हैं। जो लोग हैं वहां पर वो खुद रिवोल्ट करेंगे हाँ और पाकिस्तान को फिर एक ठीक देश होकर रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक क्योंकि बिल्कुल, हर आपने तरफ से इशारा उनके कर दिया कि खिलाफ पाकिस्तान रिवोल्ट अब टुकड़े टुकड़े होगा, और जिसके आसार तो पिछले कई दिन से दिख रहे हैं। लेकिन आफ्ताब मुंगेरी को बड़ी हंसी छूटती है जब पाकिस्तान में धमाके होते हैं ना, हमारी हंसी नहीं छूटती। जब पाकिस्तान में लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं ना, तो हमारी हंसी नहीं छूटती। लेकिन अभी आपकी हंसी छूटेगी। ऑगस्टीन विनोद जी का मैं रुख करूंगी, और मैं इसलिए रुख करूंगी उनका, बालाकोट में एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो बतौर ग्रुप कैप्टन उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, फाइटर जेट उड़ाए थे। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ आफ्ताब मुंगेरी, मेरा सवाल अभी आपसे नहीं है, जिन्होंने एयर स्ट्राइक में बड़ी भूमिका निभाई थी, मेरा सवाल उनसे है। ऑगस्टीन विनोद जी, जितना कॉन्फिडेंशियल रखना चाहें उतना रख सकते हैं, जितना बताना चाहें, और नियम जिससे बताने की इजाजत देते हैं बताइएगा, कैसे होता है एयर स्ट्राइक? क्योंकि अभी हिंदुस्तान के लोग सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो गई, हम चाहते हैं कि रात में ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ जाए। मुझे बताइए किस तरह से ऑर्डर्स मिले थे और किस तरीके से ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हुए थे, आप ये डिटेल दीजिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, कठुआ में 4 संदिग्ध दिखे हैं, हीरानगर सेक्टर में 4 संदिग्ध देखे गए हैं, और अब यहाँ भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आप समझिए कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहां से आतंकी इस दहशतगर्दी को फैलाकर लोगों की जान लेकर फिर यहाँ वहां भाग गए, छिप गए। उसको लेकर डोर टू डोर जो कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो तो जारी है ही, लेकिन यहाँ कठुआ में हीरानगर सेक्टर में 4 संदिग्ध देखे गए हैं, और अब फॉरेस्ट एरिया में उन संदिग्धों को भी ढूंढा जा रहा है, उन तक पहुंचने की कोशिश है। 4 संदिग्ध देखे गए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। ऑगस्टीन विनोद जी, जो मेरा सवाल था जवाब दे सकते हैं आप। धन्यवाद रचना जी। सॉरी, मेरा आप अगर मुंगेरी जी को जो हमारे भाई हैं, अच्छा सॉरी विनोद जी, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। अभी जो हीरानगर में 4 संदिग्ध देखे गए हैं ना, उस पर ताजा अपडेट देने के लिए मेरे सीनियर कोलीग जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लें, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, 4 संदिग्ध देखे गए हैं, इन्हीं को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि हीरानगर सेक्टर का इलाका, जहां पर पहले भी कुछ रोज पहले आतंकियों ने घुसपैठ की थी और उसके बाद 3 जगह पर उनके साथ मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी मारे गए। वहां पर एक बार फिर से संदिग्ध जो है वो 4 दिखे हैं। सुरक्षा बलों ने जैसे ही स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा, तुरंत उनकी जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों के साथ साझा की, और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और CRP ने मिलकर, आर्मी ने मिलकर वहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। ये इलाका जो है हीरानगर का, दरअसल पहले भी एक घुसपैठ का पुराना रूट रह चुका है। इस चीज की आशंका है कि इस इलाके में जहां पर ये संदिग्ध दिखे हैं, हो सकता है कि इसी इलाके से सरहद पार करके ये लोग यहां पहुंचे हो। यहां पर कहीं वाटर बॉडीज हैं या फिर कोई ऐसी टनल हो सकती है जिसको खोद कर रखा गया हो, जिसके जरिए आतंकी जो घुसपैठ करके आ रहे हों। क्योंकि पहले भी जब आतंकी आए थे तो इसी इलाके में देखे गए थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं से घुसपैठ अच्छा अजय, क्या मैं सीधा सवाल आपसे पूछ लूं, की तैनाती रहती है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद आतंकी यहाँ वहां भाग गए, क्या इन 4 संदिग्धों को उससे कनेक्ट करके देखा जा सकता है क्या? देखिए रचना, नहीं है, ये काफ़ी दूर है। ये जम्मू खित्ते का जो पंजाब से लगा बॉर्डर है उसके साथ सटा हुआ इलाका है। ऐसे में पहलगाम से ये आतंकी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उन आतंकियों की अगर बात की जाए तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो आतंकी जो हैं उस जंगल के इलाके में जहाँ उन्होंने पहले अपना हाइडआउट बना के रखा है, वहीं पर वो छुपे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ का कि यहाँ से सेना की सर्च ऑपरेशन खत्म हो जाए, क्योंकि हर एक पत्थर को, एक पेड़ को देखना, खंगालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज है कि वहां पर क्योंकि उनके साथ लोकल टेररिस्ट भी थे, हो सकता है उन्होंने अपने हथियार जो हैं कहीं छुपा दिए हों, उसके बाद वहां से वो ट्रेवल करके आम लोगों के बीच कहीं शामिल हो गए हों। क्योंकि कश्मीर में देखा गया है कि आतंकी जब भी कोई हमला करते हैं, उसके बाद जब ये जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें वो लोगों के घरों में रुक जाते हैं, वहां चले जाते हैं, क्योंकि इससे किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा है वो ऑलमोस्ट वहां के लोगों से मिलती है। तो इस चीज की आशंका जो है वो देखी जा रही है, मगर सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो उस इलाके में भी लगातार चल रहा है।
सर्च ऑपरेशन जारी है और आपने बताया कि यहां जंगलों में 4 संदिग्धों को ढूंढा जा रहा है। उधर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है और ये इस तरह के ऑपरेशन बहुत जरूरी है भी इस वक्त आतंक की जड़ों को काटने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वापस से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और पाकिस्तान को सबक सिखाने की टाइमिंग को लेकर बात हम अपने पैनलिस्ट से कर रहे हैं। ऑगस्टीन, विनोद जी, मैं फिर दोहराऊंगी, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बालाकोट में हुआ एयर स्ट्राइक जिसमें आपने बड़ी भूमिका निभाई पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और मैं चाहती हूं आप आज ऐसा जवाब दीजिए ना। आफ्ताब मुंगेरी बहुत देर से हंस रहे हैं, उन्हें याद दिला दीजिए एयर स्ट्राइक में क्या हुआ था। नहीं, मुंगेरी जी से मेरा सिर्फ 2 ही सवाल है। मुंगेरी जी जरा शांति से सुनिए, तो मेरा 2 सवाल। अरे याद तो कर लीजिए ना पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक, पहले सुन तो लीजिए कि हुआ क्या था पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में हुआ क्या था पहले वो सुन लीजिए, कैसे सबक सिखाया था हिंदुस्तान ने, पहले वो सुन लीजिए। शांत मुंगेरी जी, जरा सब्र से। मेरा सिर्फ 2 सिंपल सवाल है मुंगेरी जी, मेरा सिर्फ 2 सिंपल सवाल है। पहला सवाल ये है, आपके जो वजीर आजमी कहें उनको, असीम मुनीर जी आकर के ये कहें, आपके यहाँ हिंदू अभी भी हैं, आप तो ये जानते हैं आपके यहाँ जो पाकिस्तानी हिंदू मौजूद हैं आपके सरजमीन पर, तो वो आकर के खड़े होकर के ये बोलें कि हिंदू हमारे से अलग हैं, ये हैं वो है। क्या अगर हमारे वजीर आजम या हमारे जो आर्मी चीफ इस तरह का अगर कोई बयान दे तो आपको ये चीज गवारा गुजरेगा? पहली बात। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है मेरे भाई, मुंगेरी, आपका नाम मुंगेरी कैसे पड़ा? इसका जरा जवाब दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सुन लीजिएगा, ये मुंगेरी लाल हिंदुस्तान वाले नहीं है, हम बलोच हैं, बलोच ट्राइबल हैं, और बलूचिस्तान हमारा जो है सूबा है, स्टेट है, बलोच है। मुंगेरी एक जो है ट्राइबल कास्ट है जिसको मुगेरी बलोच कहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये हिंदू वाला मुगेरी नहीं। अच्छा, यानी बलूचिस्तान से आते हैं, वो मुगेरी लाल, यानी बलूचिस्तान से आते हैं, वो बलूचिस्तान जो बहुत जल्द पाकिस्तान से अलग होने वाला है, आप वहीं से आते हैं। अरे नहीं, अलग होगा, अलग नहीं होगा, ये आपका ख्वाब है। मैं बलूचिस्तान का बाशिंदा हूं। ये तो बलूचिस्तान के लोगों का ख्वाब है, मेरा ख्वाब नहीं है। ये बलूचिस्तान में बैठे हुए लोगों का ख्वाब है, क्योंकि उनका हक मारा गया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। पाकिस्तानी फौज वहां जाकर जुल्म ज्यादती करती है, वहां बेटियों और बहनों के दुपट्टे खींच लिए जाते हैं। महरंग बलोच जब उनकी आवाज बनती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये होता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के लोगों का हक छीन कर ले लिया जाता है। ये होता है बलूचिस्तान में। कलमा पढ़ने से पहले वो क्या थे? बलोचों को अलग नहीं कर सकते। अरे वो तो वक्त बता देगा बलूचिस्तान अलग होगा या नहीं होगा, वो हम नहीं करवाएंगे, वो बलूच खुद करा लेंगे। आए दिन जो हो रहे हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन, वो बलूच लोग कर रहे हैं, बलूच आंदोलन कर रहे हैं, बलूच संगठन कर रहे हैं। आप तो बेहतर जानते होंगे बलूचिस्तान में रह रहे हैं। विनोद जी जल्दी से आप रिएक्ट कीजिए, मुझे बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद दिलाइए। विनोद जी, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर प्लीज बात बताइए, ताकि व्यूअर्स भी सुन पाए और ये हमारे पाकिस्तानी मेहमान भी सुन पाए। किराए पे हम तेरे को लेकर आए हैं, चुप करके बैठ, किराए पे तू आया है और तू वो बलोच है जो बलूचिस्तान में घुसने से कश्मीरी तेरे मुंह पे फटकार पड़ रही है, अपना मुंह देख। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, इसीलिए तो पाकिस्तानी इज्जत के हकदार नहीं होते, इसीलिए तो इज्जत नहीं देनी चाहिए। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। चुप रहिए। पूर्व कांग्रेस सांसद लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। इस बीच सियासत तो हो ही रही है, इस बीच जो अलग अलग नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ में हैं और यहाँ एक्शन लिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उनका ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन तोड़े कांग्रेस, उनका ये कहना है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, अभी तक तो दिग्विजय सिंह ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते थे। यहाँ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन तोड़ देना चाहिए। एक बार सुनिए क्या कहा। चुनी हुई सरकार ये तय करती है कि फौज कहाँ लगेगी और पुलिस कहाँ लगेगी, ये वो तय करते हैं, और जहां वो बताते हैं फौज वहां जाके अपनी लग जाती है। अब जहां फौज लगी है वहां इन्होंने नहीं किया। जहां टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे और वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है।
और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन खींचिए आप। ये बड़ा दुखद लगता है, लेकिन अगर देश में सियासी जो पार्टियां हैं वो इस तरह की घटनाओं पर सियासत करें, क्योंकि अभी तक मैं कह रही थी कि जो विपक्षी दल भी हैं, जो अलग अलग पार्टी के लोग भी हैं, वो एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ में हैं, एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ अंदरूनी राजनीति की भी खबरें हैं। खैर, मैं आगे बढ़ूंगी। अनुज माथुर सर, पाकिस्तान ऐसा समझिए कि भस्मासुर बन गया है, या फिर ये कह लीजिए कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि 30 साल से हम आतंक पाल रहे हैं, हाँ पश्चिमी देशों के कहने पर पाल रहे हैं, ये गंदा काम हम कर रहे हैं। और मौलाना मुनीर जिन्हें हम कह रहे हैं, आसिम मुनीर, वो 16 अप्रैल को जो बयान देते हैं उसके एक हफ्ते बाद में ही अटैक हो जाता है। हाफिज सईद का सीधा कनेक्शन है, सैफुल्ला का सीधा कनेक्शन है, अब और कितने सबूत। उप प्रधानमंत्री वहां ये कह रहे हैं ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, खून खोल रहा है बहुत ज्यादा, और ये सिर्फ सेना का नहीं, जवानों का नहीं, बल्कि हर देशवासी का उबल रहा है। पाकिस्तान को कैसे और किस भाषा में अब जवाब देना चाहिए आपके लिहाज से? देखिए रचना, देखिए जब भी कोई दो देशों के बीच में इस तरह की बात होती है तो आप हर प्रकार से दबाव उस पर बनाया जाता है। जो लड़ाइयां होती हैं वो लड़ाइयां हमेशा 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ी जाती हैं, और वो 3 फ्रंट हैं। इकोनॉमिक फ्रंट है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का फ्रंट होता है, और तीसरा ग्राउंड वॉरफेयर होता है। और आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान की आज की तारीख में अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। वो जो हमारे पाकिस्तानी मित्र यहाँ बैठे हैं वो इस बात को माने अथवा ना माने, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरी जगह से लोन ले रहे हैं, दूसरी को चुकाने के लिए तीसरी जगह से लोन ले रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व बहुत प्रिकेरियस लेवल के ऊपर हैं, और उनके पास आज की तारीख में लड़ाई करने की बात तो दूर, उनके पास शिप्स में डालने के लिए डीजल के लिए पैसे नहीं है, लोगों को खिलाने के लिए आटे दाल चावल के लिए पैसे नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन जो है वो भूखी सो रही है। तो ये आप देखें, ऐसी परिस्थिति में अगर वहां पर इंडस रिवर्स का पानी रोका जाएगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक रिवर नहीं है, उसमें तमाम 6 के 6 रिवर्स शामिल हैं, और उसमें जो पानी 80% 3 रिवर्स का, इंडस, चेनाब और झेलम का जा रहा है पाकिस्तान में, उसको अगर रोक दिया जाएगा तो वो एक पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डिजास्टर होगा। आधा पाकिस्तान सूखे से मर जाएगा। ये जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तब वर्ल्ड बैंक का ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर ये पानी वहां पर जाना बंद हो जाए तो पूरा पाकिस्तान डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा डिपेंडेंस है इंडस वाटर के ऊपर, और उसको अगर किसी प्रकार से हमने उसके ऊपर कुछ कंट्रोल किया तो पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं। उनको मालूम नहीं है कि व्हाट इज गोइंग टू हिट देम फ्रॉम वेयर। दूसरी बात, अगर हम एक जो ब्लॉकेट, आप देखिए 4 दिसंबर 1971 को याद करिए। उस समय की हमारी नेवी ने पाकिस्तान का कराची पोर्ट ध्वस्त कर दिया था। 6 पोत या तो डुबो दिए थे या सेल करने के काबिल नहीं बचे थे। 2/3 उनका जो ऑयल रिजर्व था उसको जला दिया था। आज की हमारी नेवी उससे 50 गुना बेहतर क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली और हर प्रकार से है। हमने एक INS सूरत उतार करके एक मिसाइल का फायर कर दिया तो पाकिस्तान के होश भागता है। अगर आपने उनको वहां पर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया तो पाकिस्तान को पता नहीं पड़ेगा कि कहां जाना है उनका सब कुछ। तो देखिए, ये मेरा मानना है कि हर स्तर पे युद्ध की जो है शुरुआत हो चुकी है, और जब ये युद्ध ग्राउंड के ऊपर ट्रांसलेट होगा तब उनको बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर लड़ने में सक्षम नहीं है और नहीं है। और ये तो हिस्ट्री भी बताती है ना, ये तो हिस्ट्री भी बताती है 4 बार। इसीलिए तो उन्होंने लोकस्ट ऑप्शन अडॉप्ट करके रखा हुआ था। हाँ। ये झुंझलाहट भी है, ये बौखलाहट भी है पाकिस्तान की। प्रदीप सर, अगर आप अच्छा प्रदीप जी नहीं है, राजा मुनीब जी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं पाया। ये पाकिस्तान देखता है कि भारत में और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। खास तौर से दुखती रग POK और जम्मू कश्मीर को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पाकिस्तान वैसे ही सुलगा रहता है बौखलाहट में। क्या इसलिए भी रह रहकर इस तरह की आतंकी साजिशों में लगता है, जबकि खुद के फटे हाल हैं, सड़क पर है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये अपना पूरा जो एक आप कह सकते हैं लेजिटिमेसी पाकिस्तान के अंदर है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान में आप इनका हाल देखें, खैबर पख्तूनख्वा में आप इनका हाल देखें, या फिर आप POJK और बलूचिस्तान में हाल देखें, आज की डेट में पाकिस्तान के इंटरनल प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ।
उस चीज को लेके पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर वो कश्मीर में आतंकी हमला करेगा तो शायद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री को दोबारा से सपोर्ट करेंगे। वो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज की डेट में पाकिस्तान में 53% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। पाकिस्तान के पास जो स्टॉक्स हैं, एयरफोर्स का जो इनका जो ऑयल रिफाइनरी है वो 58% पे काम करता है। इनके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक है जेट फ्यूल का, JP8 ये यूज करते हैं, उसका सिर्फ 3% 58% जो है रिफाइनरीज का आउटपुट प्रोटेक्शन है और 3 दिन का इनके पास स्टॉक है। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा बवाल अपने लिए खड़ा कर दिया है ये आतंकी हमला इंडिया में करवाकर। इनको ये लगता है कि शायद इससे इंटरनेशनलाइज इशू को कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जाकर अमेरिकन या चाइनीज इंटरवेंशन जो है उसको यूज करेंगे या उधर से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे इंडिया को इन्वॉल्व करने के लिए इन अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। बट एस्केलेशन लेडर जो है वो पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता। एस्केलेशन लेडर जो है उसका कंट्रोल इंडिया के पास है और जो अब रिस्पांस जो हमें दिख रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े साफ लफ्जों में भी बताया है, जो इस बार इंडिया का रिस्पांस होगा वो बालाकोट से 10 गुना बड़ा होगा। उस सूरत में पाकिस्तान के पास ना ही इकोनॉमिक माइट है ना ही मिलिट्री माइट है कि वो उस रिस्पांस का जो है किसी भी तरीके से जवाब दे। हर तरीके से पाकिस्तान दबा हुआ या फिर ये कहिए कर्ज के बोझ के तले दबा है। 2 वक्त की रोटी वहां के एक बड़े तबके को नहीं मिल पा रही है। भूखमरी की कगार पर 1 करोड़ लोग हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं इस मुल्क में, लेकिन फिर कटोरा हाथ में पकड़ने का काम कर दिया है। विनोद जी, अब कटोरा हाथ में आएगा या नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान जो कर्म किया है पहलगाम में उसके बाद? देखिए, मैंने ये फोटो मेरे पीछे लगाया हुआ है, ये मैं खुद हूँ और मैं अपने जो मेहमान आए थे उनको डराने के लिए लगाया था। वो देख करके, फोटो देख करके डर के भाग गए वो। खैर अभी असली मुद्दे पे आते हैं। देखिए, चौतरफा हमला होगा, 3 तरफा नहीं, 4 तरफा हमला होगा। और मैं पहली बार शायद इस चैनल में मैं कह रहा हूँ या शायद कोई भी इस बात का जिक्र कर रहा है। सबसे पहला हमला होगा, तल सेना करेगी जो सर्जिकल स्ट्राइक into 100 लगा लीजिए हर तरफ से। दूसरी तरफ से हवाई हमला होगी, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसमें मैं डायरेक्टर था और हमें इनके सारी गतिविधियों का आकलन है, क्योंकि इनके यहाँ आप 100 रुपए दे दीजिए, ये सारी चीजें खोल करके रख देंगे। क्योंकि इनके जो फौज है, फौज खुद भुखमरी में रहती है, इनके अफसरों को छोड़ करके। वो तो नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं, वो तो पहले से पीछे हट गए हैं, वो तो अपनी चौकियां छोड़ कर जा रहे हैं। इस तरह की कई खबरें हैं और 4 पाकिस्तानी सैनिक तो ढेर भी हो गए हैं। रात भर जो फायरिंग की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन आपने बहुत बड़ा इंडिकेशन यहाँ पर दे दिया। आपने कहा एक तरफ से वार नहीं होगा, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि तीनों सेना अब मोर्चा संभालने की तैयारी कर रही है। और जैसा कि बाकी मेहमानों ने भी कहा, राजा मुनीब जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से 10 गुना बड़ा ये हमला हो सकता है। 40 जवानों की शहादत का बदला पुलवामा अटैक के बाद में 300 आतंकी ढेर करके लिया था। अब निर्दोष बेगुनाह लोगों को, जिन परिवारों को उजाड़ा गया है, अब उनके लिए बदला लेने का वक्त है और होना भी ये चाहिए। जल थल नभ तीनों तरफ से ही पाकिस्तान को अब उसके किए का हिसाब भी चुकाना होगा और इंतकाम तो लेकर रहेगा भारत, ये तय है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए, अनुज माथुर सर, ऑगस्टीन, विनोद जी और राजा मुनीब जी, आप सभी का शुक्रिया। साथ ही कुछ और मेहमान मेरे साथ में जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।